बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है। और इसमें आज हम जो है वो मेनली जो डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किस लिहाज से होगा, लेंज़ेस लॉ। लास्ट टाइम जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात हुई थी। देखिए फैराडेज लॉ जो है, फैराडेज लॉ गिव्स अस, ये हमें क्या बताता है, ये यूज टू कैलकुलेट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमें बताता है। अगर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ ने जो है वो क्या प्रोड्यूस कर देना है, इंड्यूस्ड करंट जो है वो इन द कंडक्टर। ठीक है, उसमें करंट को इंड्यूस कर देना है। तो जो हमारे पास लेंज़ेस लॉ है, लेंज़ेस लॉ की बेसिकली क्या बताएगा, इट टेल्स अस जो है, गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसने हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना है, बट नॉट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक बात याद रखिएगा, सो इसने हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। सो जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज वी से कि ईएमएफ इज इक्वल टू, हम कहते थे मोशनल ईएमएफ में भी नेगेटिव साइन आया था। सो नेगेटिव साइन यहाँ पर जो है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये जो नेगेटिव साइन है बेसिकली, दिस नेगेटिव साइन रिवील्स अस, ये हमें ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ जो है इंड्यूस्ड करंट जो होनी चाहिए, करंट इज सच दैट, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, इट अपोजेस, इट शुड अपोज द चेंज, या कॉज कह सकते हैं, कॉज। और कॉज जो है वो बेसिकली क्या है, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है बेसिकली वो क्या है जी, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे आपके एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये था कि क्या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो हमेशा जो है वो क्या करती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते थे नो, वो ऑलवेज डिक्रीज करने की नहीं कोशिश करती, वो उसको अपोज करने की कोशिश करती है हमेशा। अपोज जो है वो दोनों तरह से हो सकता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट जो है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसको तो अपोजिशन आएगी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट जो है इट विल प्रोड्यूस इन सच अ वे कि उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसको एड करेगा। सो ये जो है वो दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पे देखें। सो इसमें कहते हैं इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, चलें ये दोनों लाइनें मैं यहाँ लिख देता हूँ। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ये जो कॉज है वो इंक्रीज हो रहा हो, तो देन जो है वो इंड्यूस करंट जो है, induced current will produced in such a way that it will try to decrease it, उसने उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स कर लें कि इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज डिक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीज हो रहा हो
तो देन उसमें जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगा, इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट उसकी वो डायरेक्शन इस तरह से होगी कि it will try to increase it, उसको एड करेगा कि उसको, ठीक है जी। सो ये दोनों जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस करंट है उसने इस तरह से प्रोड्यूस होना, उसकी डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड होगी कि वो जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को उसने अपोज करना है। तो अपोज दोनों तरह से हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज ट्राइंग टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज, तो ये जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इंड्यूस होकर उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो फिर क्या होगा, फिर भी उसने उसको अपोज ही करना है ना, तो वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको वो उसकी इस तरह से वो प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसमेंट इस तरह से होगी कि दैट विल ट्राई टू इंक्रीज इट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं टू अंडरस्टैंड द लेंज़ेस लॉ, दैट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ लूप एंड द मैग्नेट। उसकी हम बात कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द लेंज़ेस लॉ इन एन इफेक्टिव वे जो है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लूप एंड ए मैग्नेट। तो मोशन ऑफ लूप एंड ए मैग्नेट, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज कर दूं कि हमने जो है वो लास्ट जो यूनिट में उसमें मैंने आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट बताया था, फैंटम बार मैग्नेट, अगर आपको याद हो। तो उसमें जो है वो फैंटम बार जो मैग्नेट है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हमने कहा था कि अ करंट कैरिंग लूप जो होता है, अ करंट कैरिंग लूप जो है कैन बी कंसीडर्ड एज अ इमेजिनरी टाइनी मैग्नेट जो है, अ टाइनी मैग्नेट, और उसको हमने फैंटम मीन फर्जी कहा था। और उसकी जो मैग्नेटिज्म है दैट इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जी एक लूप है लेट से, और उसमें जो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हमने उसको अंडरस्टैंड भी किया था कि अगर जो है वो उसमें हम फिंगर जो है वो इस तरह से, अगर हमारे पास कोई लूप है तो उसको हम अगर उसमें से हाथ को इस तरह से क्रॉस करें तो थंब जो है वो अपने करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो आपकी जो ये फिंगर्स हैं ये बता देंगी कि नॉर्थ पोल कौन सा है। तो अगर आप उस लूप में से हाथ को क्रॉस करें तो हमें बता देंगे। लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि आप जो है वो एरो जो है वो टॉप ऑफ द लूप के ऊपर अगर प्लेस करें तो इजीली आप डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं टॉप पे यहाँ पे लगाता हूँ, यानी करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखता हूँ जो मेरे फेस के अकॉर्डिंग है, यहाँ मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखता हूँ। सो जिस तरफ ये एरो होगा टॉप ऑफ द सर्कल आपने वो लगाना है। तो अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सॉरी ये है टॉप ऑफ द लूप, तो जिस तरफ ये एरो है उस तरफ वाला जो है वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। ये अगर जो है वो इस तरफ एरो है तो ये नॉर्थ पोल कहलाएगा। अदर जो है पोल वो कौन सा होगा, साउथ पोल। तो यहाँ पर देखें कि ये वाला जो है ये साउथ पोल, वो नॉर्थ पोल। तो इसमें जो है वो हम इसको लूप को इस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये एरो अगर जो है वो टॉप पे है तो जिस तरफ एरो है वो उस तरफ वाला जो लूप है वो जो है वो आपका उस तरफ वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। ठीक है जी। सो इसी तरह से जो है वो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो है वो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो नॉर्थ पोल आपका ये बाहर वाला नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है फिंगर जो है वो देखें ना इस तरह से। अब इसको जो है वो ये थंब जो है वो आपने किस डायरेक्शन में रखना होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, इसको क्रॉस करें फिंगर्स को, तो इसको आप तो ये जो इनसाइड वाला है वो आपका कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, जबकि ये बाहर वाला जो है यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैं इनसाइड अगर देखें तो इनसाइड वाला यहाँ नॉर्थ पोल होगा और बाहर वाला जो है यहाँ कौन सा होगा, ये देखें वो साउथ पोल हो जाएगा। तो आप देखें इस तरह क्रॉस करें फिंगर्स को और ये डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर क्या होगी, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में आपने रखना है। सो देखिए ये सिंपल जो है वो इस तरह
से आप ये टॉप ऑफ द जो लूप है वहां पर आप एरो लगा के डिसाइड कर सकते हैं कि जो कौन सा पोल जो साउथ होगा कौन सा नॉर्थ होगा। तो चलिए हम ना यहाँ पर इसको अभी अप्लाई करके देखते हैं फॉर द मोशन ऑफ लूप एंड मैग्नेट के केस में। जैसे आपकी बुक में गिवन है जी, हम ना लेंजेस लॉ अप्लाई करने लगे, लेंजेस लॉ। अच्छा जी, अगर इसमें जो है वो आप बुक में आपकी ना 3 डायमेंशनल डायग्राम्स भी बनी हुई हैं, उसको इन केस में देखिएगा। अगर यहाँ अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है प्लेन में डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वहाँ 3 डायमेंशनल डायग्राम बनी हुई है, उसको एक नज़र देख लीजिएगा। लेंसेज लॉ को हम अंडरस्टैंड करना, सपोज करें कि आपसे कहा जाए, इसके 4 केस हैं, 4 और 4 के 4 मैं आपको करवा देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो एक मैग्नेट जो है तो आप उसको मूव करवाते हो थ्रू टूवर्ड्स अ लूप। तो इफ अ मैग्नेट जो है इज मूव्ड जो है वो टूवर्ड्स अ लूप, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम मैग्नेट जो है वो टूवर्ड्स अ लूप जो है, अगर आप उसको मूव करवा रहे हैं, मैग्नेट जो है वो मूव टूवर्ड्स अ लूप। अच्छा जी, अब अगर नॉर्थ पोल जो है इसका इसकी तरफ आ रहा है, हाँ यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए। देखो बात यह है कि यहाँ पर ना समटाइम्स ना हम थोड़ा सा जो है उसको वो कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको ये बताने लगा हूँ। देखो ये मेरा लूप है ना, ये लूप मैंने इसके पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं फेसिंग द लूप, तो मैं इस लूप को ना फेस कर रहा हूँ, ऐसे ही है। तो जब हम यहाँ पर एरो लगाते हैं, एरो लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो लूप है इसके इस तरफ वाला जो है वो नॉर्थ पोल होगा, इस तरफ वाला जो है वो क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है जी। सो अगर ये लूप मैंने ये देखें इस तरह से इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसको अगर 3 डायमेंशनली देखेंगे तो ये लूप कुछ यूं होगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से यूं। तो इसका जो करंट है इसमें हमें जो है वो क्या नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ये वाला जो दूसरा पोल है वो नॉर्थ पोल बनेगा। मतलब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है आप अपने राइट हैंड को इस लूप के क्रॉस में ऐसे डालते थे और थंब को रखते थे किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें तो ये देखेंगे हमें जो है वो फिंगर्स क्या देंगी, नॉर्थ पोल देंगी। सो इसमें देखो कि अब लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट हैज टू अपोज द चेंज। तो अब कौन सा पोल इसकी तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल, तो यहां भी नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए। तो अगर मैं एरो यहाँ टॉप पे लगा दूं तो इसका मतलब है मैं कहूंगा कि इसमें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है जी। सो इसमें जो है वो ये फिर आपका ये वाला पोल जो है वो नॉर्थ बनेगा, अदर वाला पोल जो है वो कौन सा बनेगा, साउथ पोल बनेगा। इट मींस कि यहाँ पर जो है वो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ज़ाहिर है ये इसका मतलब है कि इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है कि वो इस जो मैग्नेट है इसकी मोशन को रोक रहा है, अपोज कर रहा है, अपने करीब आने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि देखें जो मैग्नेट करीब आता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज थ्रू द लूप जो है, सो उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर इसी वाले केस में यूं हो जाए कि जो है वो साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा हो, लेट्स से साउथ पोल जो है इज मूविंग टूवर्ड्स द लूप। इस केस में जो चूंकि साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो अब जाहिर है इस तरफ साउथ पोल बनेगा तो साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा। तो यहाँ अगर साउथ पोल बनता है तो इसका मतलब मैं एरो अदर साइड पे लगाऊंगा तो अदर पोल जो है वो क्या हो जाएगा, साउथ। इस तरफ वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा, अदर पोल नॉर्थ, इस तरफ वाला साउथ। तो अब जो है इसमें हम कहेंगे जो करंट की डायरेक्शन है लूप में वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए इसी तरह से जो है वो टू वर्ड्स की बजाय अगर हम कहें जी कि मैग्नेट जो है इज मूविंग अवे फ्रॉम ए लूप, अगर हम मैग्नेट को अवे मूव करवाएं लूप से तो उस केस में क्या होगा,
अब अवे वाले केस में जो है वो देखें, इसमें जो है वो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे फ्रॉम द लूप। अब इसी वाले केस में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग उसने उसको अपोज करना है। अब चूंकि जो अगर आप मैग्नेट को पुल कर रहे हैं, वे पुल कर रहे हैं, दूर उससे लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्राइंग टू डिक्रीज। तो अब जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि जो साउथ पोल जनरेट होगा ताकि वो उसको दूर जाने से रोके, तो उसको दूर जाने से रोकेगा साउथ पोल जो है वो जनरेट होकर। तो अगर यहाँ हम कह रहे हैं साउथ पोल जनरेट हुआ है, तो यहाँ एरो में इसके अवे लगाऊंगा तो इस तरफ वाला नॉर्थ पोल बनेगा, ये कौन सा बनेगा, साउथ पोल। मैं कहूँगा इसमें इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है जी, क्लॉकवाइज। ठीक है जी। इसी तरह से फोर्थ केस की अगर हम बात करें, तो अगर जो है वो साउथ पोल जो है डेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लूप, ठीक है, अवे फ्रॉम द लूप जो है, तो उसमें जो है वो इसमें भी जो है वो फ्लक्स इज ट्राइंग टू डिक्रीज। तो इसको रोकने के लिए जो है वो यहाँ साउथ के अपोजिट पोल जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पोल जनरेट होगा वो कौन सा होगा जी, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। अब मैं एरो इस तरफ लगाऊंगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो अगर हम गौर करें तो बुक में जो है वो हमें ये एग्जांपल दी हुई है जिसमें जो है वो एक जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल जो है दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द लूप, और उसमें जो है वो नॉर्थ पोल उसके एंटी जनरेट होके उसको पास आने से रोकेगा। दैट इज द रीजन कि यहाँ हम कहते हैं उसमें डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इस तरह 3 डायमेंशनल व्यू भी दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें ये हमारे पास लेट्स सपोज के लूप है और ये मैग्नेट है, तो इसकी मोशन को अगर हम देखते हैं कि लूप एंड मैग्नेट जो है वो अगर देखें इस केस में, पहले हम फैंटम बार मैग्नेट को देख लेते हैं। ये लेट्स से कि एक लूप है और इसमें जो है वो करंट जो है वो डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम। लेट्स से कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके लिहाज से बन रही है, तो अदर वे जो है वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। सो इसमें से जो ना हाथ क्रॉस करें, ऐसे हाथ अगर क्रॉस करें तो थंब जो है वो आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप किसी लूप में से अपना राइट हैंड क्रॉस करते हो तो थंब जो है वो ऐसे करंट की डायरेक्शन में, अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो ये देखें लेट से मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है तो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये जो फिंगर्स हैं, ये राइट हैंड की ये जो फिंगर्स हैं जो आपने इस लूप में से क्रॉस की हैं, ये बताएंगे कि ये नॉर्थ पोल है। अगर ये नॉर्थ है तो दूसरी तरफ वाला कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। मतलब इसका जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये इस तरफ वाला जो पोल है वो नॉर्थ बनेगा, उस तरफ वाला कौन सा बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो इस तरह से हम इसको फैंटम बार मैग्नेट कह रहे होते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं इसको कहूँ तो ये वाला बनेगा, इसमें जो है वो नॉर्थ पोल जो है वो इस तरफ चला जाएगा, नॉर्थ पोल जो है, और ये वाला बनेगा, और साउथ पोल जो है इस साइड वाला बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, इस वाले केस में जो है वो रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन जो है, इसमें हम कहेंगे कि ये वाला जो है वो आपका नॉर्थ पोल बन रहा है इस तरह से। हाँ जी, इसको हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा बन रहा है, साउथ पोल। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, क्लॉकवाइज होगी। तो अगर मैं क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन करता हूँ इस तरफ को, तो देखिए मुझे थंब को जो है वो इस तरफ रखना है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। तो जो मिडिल फिंगर, ये फिंगर्स हैं जो उसको मैं क्रॉस करूंगा, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखता हूँ तो ये मुझे बताएंगे कि ये अंदर वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल है। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेसिंग पोल जो होता है, फेसिंग जो आपके फेस की तरफ है, जरा गौर करें। अगर जो है वो देखें मैं इस तरह के करंट को देखता हूं तो अगर ये मेरा फेसिंग पोल है तो इस तरफ साउथ है तो मैं कहूंगा इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। लेकिन जो शख्स उस तरफ खड़ा होगा, दूसरी तरफ जो खड़ा होगा, वो कहेगा नहीं, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल है। सो आप एक काम करें, छोटा सा प्रैक्टिकल करना आपने, एक पेज के ऊपर आपने इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है, एक पेज के ऊपर। तो एक ट्रांसपेरेंट पेज लेकर उसके ऊपर ऐसे सर्कल जो है वो ब्लैक का ड्रॉ करके उसके ऊपर लेट्स आप यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं क्लॉकवाइज। तो ऐसे फ्रंट व्यू उसका देखेंगे तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन उसके बैक से देखेंगे तो वो ही जो सर्कल है वो आपको क्या नजर आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जरा गौर कीजिएगा कि अगर उसका फ्रंट व्यू देखेंगे वो आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, जबकि जो उसका बैक व्यू देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब ऐसे आप इसको सर्कल ड्रॉ किया, अगर आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, आप इसको ऊपर जाके उसका उल्टा करके देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा,
एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस कि एक तरफ जो है वो अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ क्या बनता है, साउथ पोल है। जो फेसिंग पोल है, अगर आपका फेसिंग पोल है, ये आपका फेसिंग पोल है, अगर इसमें आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोल आपका नॉर्थ पोल है। और अगर आपको इसमें नजर आए कि ये क्लॉकवाइज करंट है, तो इसका मतलब ये वाला पोल, फेसिंग पोल कौन सा, साउथ पोल है। बड़ा सिंपल हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है चूंकि नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा था, नॉर्थ इसकी तरफ यूं आ रहा था, तो ये आपका फेसिंग पोल है, तो यहाँ पर लाजमी तौर पर नॉर्थ ही जनरेट होना चाहिए। अगर इस तरफ नॉर्थ जनरेट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहाँ पर जो कि साउथ जो है उसकी तरफ आ रहा था, तो इस तरफ साउथ पोल जनरेट होना चाहिए ताकि इस मैग्नेट को इसकी तरफ आने से रोका जा सके। ठीक है जी। तो अगर जो है वो साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो यहाँ भी साउथ पोल जनरेट होना चाहिए। तो साउथ पोल जनरेट होने के लिए यहाँ जो है वो आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा, तो साउथ पोल जनरेट होगा। इसी तरह से जब वो मैग्नेट अवे लेके जाते हो, तो जब यहाँ आप जरा नॉर्थ पोल अवे जा रहा है तो यहाँ साउथ पोल जनरेट होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन कह देंगे। तो बड़ा सिंपल इसको हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि फेसिंग व्यू में ये जो लूप है मेरे फेस की तरफ है, अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो मैं कहूंगा कि ये मेरे फेसिंग वाला पोल नॉर्थ पोल है, और अगर इसमें क्लॉकवाइज हो तो मैं कहूंगा जो फेसिंग पोल है वो जो है वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर है जी। सो इस तरह से जो है वो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट आपको गिवन हो। जरूरी नहीं है कि हर दफा मैग्नेट को मूव करें, हम लूप को भी मूव करवा सकते हैं। सो लूप अगर जो है ये इसकी तरफ आ रहा होगा, मतलब हम इसमें इसको स्टैटिक रख लें, लूप को इसकी तरफ लेके आए, तब भी जो है वो इसमें यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा। अगर आप लूप को अवे लेके जाओगे तो फिर जो है वो यहाँ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो इसमें भी फिर भी वो चारों केसेस यही बनेंगे आप। हाँ जी, ये जो लूप और हमने मैग्नेट की बात की है, इसमें जो है ना वर्टिकल वाले क्वेश्चन भी एक दो आते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपसे कहा जाए कि एक मैग्नेट है दैट इज फॉल्स थ्रू अ लूप, एक रिंग है, मेटल रिंग है, उसमें से फॉल करता है, ये लेट से रिंग है। तो इसमें से डायरेक्शन ऑफ अक्सर पूछा जाता है कि ये बताएं, डायरेक्शन बताएं कि क्या होगी जब ये इसके ऊपर रिंग फॉल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और इम्पोर्टेंट है, समटाइम वो थोड़ा सा क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो आपको अबव व्यू और बिलो व्यू भी कह देता है। तो मैं यहाँ पर अभी सपोज कर रहा हूँ अबव व्यू, मतलब आप उसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, अबव व्यू। अच्छा, अबव व्यू का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से रिंग पड़ा हुआ है और मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल इसमें से ऐसे फॉल करके आ रहा है, तो ये इसके ऊपर आएगा। तो ये बताएं, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं अबव व्यू, इस रिंग को आप ऊपर से देख रहे हो, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। अब बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लाजमी तौर पर जो है वो क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लेंजेस लॉ इसने इसकी मोशन को अपोज करना है, नॉर्थ पोल उसकी तरफ आ रहा है। अभी अभी हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल वाला भी वैसे ही ना, तो नॉर्थ पोल यहाँ बनना चाहिए। अगर यहाँ नॉर्थ पोल बनना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और यहाँ पर फिर ही नॉर्थ पोल बनेगा और उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सो जरा देखें, अगर मैं यहाँ पर रूल अप्लाई करूं तो डायरेक्शन देखें, यहाँ पर मैं लूप को जो है वो, अब ये फिंगर ज्यादा इस राइट हैंड जो आपके पास रूल है वो क्या है कि आपने राइट हैंड को उस लूप में से क्रॉस करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो ये जो फिंगर्स हैं ये नॉर्थ पोल बताएंगी। तो अगर ये रिंग ऐसे पड़ा हुआ है तो देखिए मैंने इसको क्रॉस किया हाथ को, तो ये जो है वो नॉर्थ पोल शो कर रहा है, ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, नॉर्थ पोल बनेगा। अब फिंगर को मैं इस तरह रख रहा हूँ तो ऊपर से अबव व्यू से देखें थंब को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है अबव व्यू में, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉक वाइज प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। सेकंड सिचुएशन इसी में देखें, जब ये जो मैग्नेट है ये इसको क्रॉस कर जाएगा, अभी हम अबव व्यू की बात कर रहे हैं, अबव व्यू, तो जब ये क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने के बाद यहां पर जो है, अब क्रॉस करने के बाद जो है वो नॉर्थ पोल उसमें से गुजर गया, आगे निकल गया। अब ये वाला जो यहाँ पोल पहुंच चुका है वो कौन सा पोल पहुंच चुका है, साउथ पोल। अब जो है वो इस पॉइंट पर जो है इसमें करंट लूप में जो है वो क्या होगा, अब जो कि ये इससे दूर जा रहा है,
देखिए ना, कौन सा पोल, साउथ पोल। तो अब जा रहा है इस तरफ वाला, जो नीचे वाला पोल है वो आपका क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। ऊपर वाला जो है वो कौन सा बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए, ताकि जो है वो उसको दूर जाने से रोके, ऑपोजिट पोल क्रिएट होकर उसको दूर जाने से रोकेगा। इसका मतलब है इस वक्त रिंग जो है इस तरह पड़ा हुआ है और साउथ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो साउथ पोल अगर उससे अवे जा रहा है तो यहाँ ऊपर जो है वो यहाँ क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल, ताकि उसको दूर जाने से रोके। तो जरा गौर करें, मैं अपना जो राइट हैंड है उसको ज़ाहिर है इसमें से इस तरह नीचे गुजारूंगा ताकि ये जो फिंगर्स हैं ये बता रही है नॉर्थ पोल है, और थंब को ऐसे रखूंगा। अब थंब यहाँ पर जो है मुझे जो बता रहा है अबव व्यू से कि अगर आप देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। सो अबव व्यू में मैं कहूंगा कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो फिर क्या हो जाएगी, क्लॉक वाइज जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी। तो फिर ही जो है वो इसमें जो है वो आपका ये जो पोल है वो कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। यूं कर लें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। सो उसको दूर जाने से रोकेगा। ये अबव व्यू है, मतलब ऊपर से जो हम देख रहे हैं फेस को, यानी कि ये लूप है, हम ऊपर से उसको व्यू देख रहे हैं। तो अबव व्यू में यानी कि आप जो है वो यहाँ से उसका करंट की डायरेक्शन जो है उसको डिसाइड कर रहे, ठीक है। इसमें भी जो है वो आप करंट की डायरेक्शन को ऊपर से डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए ये अबव व्यू है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो है वो आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए कौन सा व्यू दे देता है, बिलो व्यू। कहता है जी आप बिलो से बताएं। तो जब बिलो से बताएंगे, जैसे मैंने भी कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करें कि एक पेपर के ऊपर सर्कल ड्रॉ करें, तो अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू से, तो बैक से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू से, तो बैक से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर उसने बिलो व्यू कह दिया तो इस केस में फिर आप एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्या बताएंगे, क्लॉकवाइज। इस केस में फिर आप क्लॉकवाइज की बजाय क्या बताओगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बिलो व्यू आ गया, अगर अबव व्यू है तो फिर यही आंसर होगा। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज है यहाँ पर जो है अब देखो कि एक और चीज है, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करता है। जब ये मैग्नेट गिरा था तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर फ्री फॉल में था, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, जी के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन ज़ाहिर जी के इक्वल होगा। जब यही मैग्नेट जो है आपका इस जो है वो किनारे पे पहुंचेगा, लूप के पास पहुंचेगा, तो चूंकि ऊपर जो है वो इसमें जो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से इंड्यूस हुआ है कि नॉर्थ पोल बना था, अब नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्शन की वजह से इसकी जो मोशन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। मतलब एक्सेलरेशन जो है इसका, जब ये नीचे फॉल करता हुआ आएगा, इस किनारे तक पहुंचेगा, तो एक्सेलरेशन उसका स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन जी हो जाएगा। जो ही उसमें से गुजर जाएगा, गुजरने के बाद एकदम उसका एक्सेलरेशन जो कम हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू द रिपल्शन जो है इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। अनदर क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन है आपकी बुक की इंफॉर्मेशन बेस में भी लिखा हुआ है। लेट्स से कि यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज into the page. Magnetic field is into the page. तो यहां 3 पॉइंट के ऊपर आपने बताना है कि अगर यहां पर एक रिंग जो है वो फॉल करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इनटू द पेज, और लेट्स से कि हम कहते हैं कि यहां पर एक रिंग जो है, रिंग फॉल करता है, तो जब वो रिंग ए पॉइंट पे होता है, जब वो रिंग बी पॉइंट पे होता है, और जब वो रिंग सी पॉइंट पे होता है, तो आपने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। ठीक है जी। सो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो आपने यहाँ बतानी है, जब वो रिंग जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जो है वो फॉल कर रहा है। ओके बेटा, जैसे ही आपकी बुक ही एग्जांपल है, उसमें उसने कहा कि एक रिंग इज फॉलिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड या इनटू द पेज कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो जो रिंग है, आप देखें कि यूं ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से क्या होगा, ट्राई टू इंक्रीज। सो अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होनी चाहिए, सच दैट इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट। सो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पर जो है ए पॉइंट पर हम कहेंगे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज।
जबकि बी पॉइंट पर जो है इसमें इंड्यूस करंट कोई जो है वो इंड्यूस नहीं होगा, जीरो होगी। वजह चूंकि यहाँ पर वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। बी पॉइंट पर किसी किस्म का करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा। सी पॉइंट पर चूंकि जो ये जो है वो अब उससे अवे मूव कर रहा है, तो अब फ्लक्स इज ट्राइंग टू डिक्रीज, तो अब इंड्यूस करंट जो है विल ट्राई टू इंक्रीज इट। इस पॉइंट पर जो है उसमें जो डायरेक्शन है वो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं इसको बताने के लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मिडल फिंगर जो पॉइंटर फिंगर होती है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, और थंब जो है वो डायरेक्शन मोशन की तरफ होता है। तो अगर आप जो है वो लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को इस तरह से रखें, लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को, इसमें जो है वो तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। ये जो पॉइंटर फिंगर है ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, और जो थंब है ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ होना चाहिए। तो ये आप जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जरा गौर से देखें, ये रिंग इस तरफ फॉल कर रहा था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द पेज, तो मैं ये पॉइंटर फिंगर को इन टू द पेज की तरफ रखूंगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि इसकी डाउनवर्ड है तो मैं डाउनवर्ड रखूंगा। आप देखें ना, ये जो डाउनवर्ड है तो ये देखें मैंने जो पॉइंटर फिंगर है इन टू द पेज रखी, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थंब को मैंने डाउनवर्ड रखा। आप जरा गौर करें कि इसके ऊपर जो मिडिल फिंगर है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अब देखें कि ये थंब जो है वो डाउनवर्ड, ये जो पॉइंटर फिंगर है इनटू द पेज, तो ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये अगर इस डायरेक्शन में शो कर रही है, इसका मतलब है ये डायरेक्शन हमारे लिहाज से क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सो सिमिलरली यहाँ पर जो है, चूंकि अगर आप गौर करें तो ये अब जो रिंग जो है उससे दूर जा रहा है, तो फिर जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर है अपोजिट पोल जनरेट होगा, तो यहाँ पर जो है वो हम कहेंगे क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। तो एक इन सिंपल वर्ड्स यहाँ देखें कि अगर जो है वो ये नीचे गिर रहा है लूप जो है, तो इसका जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल अगर बनता है तो उसमें ज़ाहिर है ये वाला नॉर्थ पोल बनता है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ पोल बन के अगर उसको दूर जाने के लिए रोकेगा तो ये वाला जो है वो कौन सा बनेगा, क्लॉकवाइज। सो इसमें जो है वो दूसरा वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी पॉइंट के ऊपर किसी किस्म का करंट इंड्यूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा, हम कहेंगे यहाँ पर किसी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अच्छा बेटा, लेंजेस लॉ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना सोलेनोइड के बारे में भी कहा जाता है कि वो सोलेनोइड की तरफ आ रहा है। कोई मैग्नेट जो है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये हमारे पास सोलेनोइड है, और इसमें जो है वो लेट से कि यहाँ गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन के लिए दे दिया, और इसमें से जैसे कि कहा जी लेट से कि एक जो है वो मैग्नेट हम इसकी तरफ अगर लेके आते हैं विद इट्स नॉर्थ पोल, तो ये बताएं कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। आपने ना सोलेनोइड में ना जो राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा था, जिसमें आप कहते थे कि अगर हम सोलेनोइड को अपने हाथ में इस तरह से पकड़े कि जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो डेट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब जो है वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा। ठीक है जी, तो वो राइट हैंड ग्रिप रूल था। उसके अलावा एक और रूल था एंड फेस मेथड। एंड फेस का मतलब ये होता है कि अगर आप ये जो सोलेनोइड है उसके एंड पे खड़े हों और एंड फेस पे खड़े होकर अगर आप देखें, तो अगर तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो लाजमी तौर पर जो है वो नॉर्थ पोल होगा, और अगर आप एंड फेस पे खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्लॉकवाइज है तो वो पोल जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो उसका साउथ पोल होगा। ठीक है जी। तो सोलेनोइड जो है बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, तो उसमें भी वही है, लूप वाला केस आता है। तो अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो लाजमी तौर पर जो है वो यहाँ भी कौन सा बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल इस वाले फेस पे अगर आप फेस पे खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ जो है वो इस वाली साइड पे जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आप दूसरे फेस पे आकर खड़े होकर देखेंगे तो इसमें इस तरफ जो है वो जो डायरेक्शन है लूप में जो है वो करंट की वो क्या होगी, यहाँ पर क्लॉकवाइज होगी। तो देखें ना, अगर एक डायरेक्शन जो है
उधर वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर क्लॉकवाइज होगी, तो वो जो है वो यहाँ पर मैं कहूँगा फिर वो साउथ पोल बनेगा। तो उसमें भी दो, एक तरफ अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। तो जरा देखें, बड़ा सिंपल है कि एंड इस फेसिंग पोल का क्या मतलब है कि ये जो सोलेनाइड है वो इस तरह से जो है वो सोलेनाइड बना हुआ है, मतलब टाइटली बॉन्ड जो है वो कॉइल से सोलेनाइड बनता है। तो उसका जो फेस है, मतलब मेरा फेस इस कॉइल की तरफ है, तो इसमें जो है वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा ना। तो नॉर्थ को अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ फिर रिपल्शन होगी। सो इसका मतलब है कि अगर जो है वो आप इस तरफ, अगर मैं कह रहा हूँ कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब मैं दूसरी तरफ जाके देखूंगा इस तरफ, तो उस तरफ वो मेरा फेस बता रहा था एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं जब इस तरफ आके देखूंगा तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो फ्रंट व्यू और बैक व्यू डिफरेंट होते हैं। अगर फ्रंट व्यू एंटी क्लॉकवाइज है तो बैक व्यू क्लॉकवाइज होगा। तो यही केस जो है वो इसमें याद रखना है कि इसमें जो है वो हम जब इसको लूप को इसकी मैग्नेट को सोलेनोइड की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो देखें फ्लक्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज थ्रू द कॉइल, थ्रू द सोलेनोइड जो है। तो इसमें जो है वो ये नॉर्थ पोल बनेगा ताकि नॉर्थ को क्या करे, अपोज करे। और अगर जो है वो इसको इस दूर लेके जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर जो है वो इसके केस वही बन जाएगा जो अभी हमने कॉइल में डिस्कस किए हैं। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कह रहे हैं कि जो लेंज़ेस लॉ है, लेंज़ेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of energy. It's basically according to law of conservation of energy. So इसमें जो आप देखेंगे ये जैसे सोलेनाइड है, किसी किस्म का कोई भी यहाँ पर सोर्स जो है वो इसके साथ अटैच नहीं है। तो जब आपने इसको मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाया तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया। अब वो जो करंट इंड्यूस है, ज़ाहिर है चार्जेस को जो एनर्जी मिली है वो भी बेसिकली जो है वो उसको इंड्यूस चार्ज भी कहते हैं। तो चार्ज जो यहाँ इंड्यूस हुआ है, यहाँ उसकी वजह से जो है यहाँ करंट प्रोड्यूस हुआ है, वो बेसिकली उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली है, तो वो मूव हुआ है ना। और वो एनर्जी कहाँ से मिली है, जब आपने इस मैग्नेट को पुश किया तो यू सर्फ योर जो है वो सम मैकेनिकल एनर्जी जो है, आपने उसको कुछ मैकेनिकल एनर्जी दी। वही मैकेनिकल एनर्जी इस मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू जो है वो इसमें इंड्यूस होकर जो है वो कौन सी एनर्जी बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। सो इट इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अपने आप से कुछ नहीं होता कि यहाँ पर जो खुद जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं हो गया, बल्कि उसको एनर्जी जो है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू लिंक हुई। आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पर जो है वो करंट इंड्यूस हो गया। आपकी बुक में भी उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि हाउ चार्जेस जो है वो इंड्यूस जब आप जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अप्लाई करते हो। तो ये खुद होने वाला अमल नहीं है, आप चेंज लेके आते हो, तो वो जो अंदर चार्जेस हैं वो चेंज को अपोज करने की कोशिश में जो है वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं। और दैट इज द रीजन कि हम इसको कहते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, एनर्जी। तो लेंज़ेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा अभी मैंने यहाँ एक टर्म बोली है इंड्यूस्ड चार्ज, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखें जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट को हमने डिस्कस किया है, बाय फैराडेज लॉ हम कह रहे हैं इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ से गौर से देखें तो देखो ईएमएफ जो है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल होती है, IR। ठीक है, तो यहाँ से -n जो है डेल्टा फाई जो है उसको हम जो है वो यहाँ पर ओवर डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो I है ये बेसिकली क्या होता है, करंट को हम कह रहे हैं ना, तो इंड्यूस्ड चार्ज डिवाइडेड बाय जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो चार्ज को ही हम कह रहे हैं ना करंट, तो -n यहाँ हम कह सकते हैं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, अब जरा गौर करें यहाँ पर, तो ये डेल्टा टी से क्या हो गया, कैंसल आउट। इट मीन कि यहाँ पर डेल्टा क्यू यानी इंड्यूस चार्ज जो है दैट विल बी इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर जो है वो आपके पास आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इंड्यूस चार्ज है क्योंकि टाइम कैंसल आउट हो गया, तो ये टाइम के ऊपर, टाइम वाले फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो है वो यहाँ डेल्टा फाई जो है वो किसके इक्वल है, बी ए कॉस थीटा, बी ए। इसका मतलब है कि इंड्यूस चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, वेरिएशन इन एरिया पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है इंड्यूस चार्ज जो है। सो इस टर्म को यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर इंड्यूस्ड
चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस फॉर्मूले को रिवाइज करवा इसलिए भी करवा दिया ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई आपको मल्टीपल चॉइस आ जाता है जिसमें इंड्यूस्ड चार्ज जो है उसका जिक्र हो तो आप आसानी से जो है वो आंसर दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर करंट की वैल्यू हमने पुट की है और यहाँ से जो है वो इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर आर होगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो ये बेसिकली इस पर डिपेंड नहीं करता इंड्यूस चार्ज है। अच्छा बेटे जी, फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन भी जो है वो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ही हैं और इसी की बेस पे जो है वो हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर जो है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अब इसको जस्ट गो थ्रू करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली तो नहीं गिवन, लेकिन चूंकि ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिक प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है तो एक नज़र जो है इनको फिनोमेना पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसमें कहते हैं कि लेट से जी हमारे पास जो है वो एक कॉइल है और इसको हम कह देते हैं कि ये प्राइमरी कॉइल है और इसके साथ जो है वो हमारे पास लेट से एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है और इसमें जो है हम एक वेरिएबल रजिस्टर भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, वेरिएबल रजिस्टर तो ये प्राइमरी कॉइल होगी। इसके साथ लेट्स से कि हमने एक सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्लेस की हुई है। तो यहाँ पे जस्ट आपने गलवानोमीटर लगाया हुआ है। अब गलवानोमीटर जस्ट प्लेस किया हुआ है और कोई यहाँ पर सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। तो कहते हैं अगर हम यहाँ वेरिएबल रजिस्टर से रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं तो यहाँ करंट चेंज होगा। अब करंट चेंज होगा तो इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ जो है वो साथ पड़ी हुई जो है वो सेकेंडरी कॉइल में भी जो है वो इंड्यूस कर देगा। अब देखें यहाँ पर जो है चूंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज जितना प्राइमरी में होगा अप्रोक्सीमेटली उतना सेकेंडरी में भी होगा क्योंकि आपने उसको क्लोज रखा हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इस वाले फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें हम कहते होते थे कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो बेसिकली हम इसमें उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को और हम कहते थे यहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है इन द प्राइमरी कॉइल ठीक है जी इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, बल्कि यूं हम इसको लिख सकते हैं एम डेल्टा आई पी इन डेल्टा टी। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। और इसमें देखो अगर हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहाँ से डिफाइन करना चाहें तो M इज इक्वल टू हम कहते थे EMFs ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो इसका यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? हेनरी। इसका ऐसा यूनिट जो है वो हेनरी है और 1 हेनरी हम कहते थे किसके इक्वल होता है जी? 1 वोल्ट पर एम्पियर 1 और सेकंड भी आ जाएगा तो सेकंड चाहे पहले लिख लें 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के इक्वल होता है। इसको हम कहते थे जी आपके पास इसको कैपिटल H से भी आई थिंक रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास हेनरी की डेफिनेशन भी आ जाती है यहाँ से। जस्ट आपने इस टॉपिक को एक नज़र गो थ्रू करना था। सिमिलरली आपने जो है वो एक और चीज़ पढ़ी थी सेल्फ इंडक्शन जो है वो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में कहते हैं जी कि लेट्स से जो कॉइल है हमारे पास उसके साथ लेट से जी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, साथ हमने एक स्विच क्लोज किया हुआ है। तो जो ही आप स्विच को ऑन करते हो तो फ्लक्स जो है उसमें जीरो से जो है वो क्या होता है जी? करंट जीरो से मैक्सिमम होता है। जब स्विच ओपन करेंगे तो करंट मैक्सिमम से क्या होगा? जीरो होगा। तो चेंज इन करंट तो आया ना, तो चेंज इन करंट जो है इन कॉइल जो है वो इंड्यूसेस ईएमएफ जो है इन इटसेल्फ, उसी में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और वो जो है वो अप्लाइड करंट के क्या होता है? अपोजिट होता है। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जो है वो यहाँ भी एक चीज याद रखनी है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ जो कि काम आ सकती है। सपोज करें कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है इसमें वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है और फ्लक्स जो है वो यानी करंट इज इंक्रीजिंग, अगर करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है और इसमें जो है वो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो उसके अपोजिट, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इफ द करंट इज इंक्रीजिंग, सो अगर यहाँ पर जो है वो क्लॉकवाइज करंट है तो यहाँ अगर करंट क्लॉकवाइज है
तो यहाँ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट होगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। सपोज करें कि इफ द करंट इज डिक्रीजिंग, अब करंट डिक्रीज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में और डायरेक्शन स्टिल इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी जो है वो डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज ही होगी अगर करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ उसने जो है वो अपोज करना है अपने कॉज को। तो अपोज दोनों तरह से हो सकता है, मतलब जब ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होकर उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कि अगर करंट डिक्रीज हो रहा हो तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट जो है उसी की डायरेक्शन में आके उसको रोकने की कोशिश करेगा ताकि डिक्रीज होने से रोकेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। अब जब ये जो इंड्यूस करंट सेल्फ इंडक्शन की हम बात करते हैं, इसमें जो है वो करंट की जो जो आपका इंड्यूस करंट होगा वो आपके जो करंट है अप्लाइड करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसमें हम इसमें भी यही कहते थे कि इसका जो फॉर्मूला था सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का वो किसके इक्वल होता है, उसको इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते थे। हम कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू अ कॉइल जो है इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। और इसका भी यूनिट जो है वो हेनरी होता है इसका, जो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो एप्सिलॉन एल ओवर इसको भी हम कहते थे डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, इसका यूनिट भी जो है वो क्या बनता है, वो हेनरी ही बनता है। तो जस्ट एक नज़र इनको रिवाइज कर लेना आपने। और ये जो पॉइंट मैंने बताया चूंकि डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज इट आल्सो कोरिलेट विद द लेंजेस लॉ, तो ये भी आपने एक नज़र रिवाइज करना है कि जब करंट इंक्रीज हो रहा हो तब जो है यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो दोनों में फिर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सेम हो जाएगी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर नंबर 2। इसमें जो है वो हमने लेंजेस लॉ को डिटेल में डिस्कस किया। देखें बेटा, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं खासतौर पर जैसे लेंजेस लॉ है जिसमें लूप्स हैं, जिसमें डायरेक्शन वगैरह आ रही है, इस तरह के जो है वो प्रैक्टिस से जो है वो ज़्यादा आपके जो है वो फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सो कोशिश करनी है इन क्वेश्चन इनसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हैं, डायग्राम वाले स्पेशली क्वेश्चंस हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके क्लैरिटी के साथ जो है वो आप प्रैक्टिस करें ताकि जो है वो आपको पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। सो उसमें देखें ना, जैसे हमने मैग्नेट का केस डिस्कस किया, एक की बजाय ना वहाँ 4 केसेस बन गए, 2 वर्ड्स अवे वाले, ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अबव व्यू है, बिलो व्यू है, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अबव व्यू, बिलो व्यू, नॉर्थ पोल उसकी तरफ आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनजर रख के हमने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो लेंसेज लॉ वाले इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस बुक में उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।